नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज 30 अप्रैल है। भारत के लॉकडाउन के हिसाब से बात करें तो अभी 4 दिनों का लॉकडाउन और बचा हुआ है, लेकिन सब कुछ वैसे ही चल रहा है। यहाँ की मीडिया अभी भी वैसे ही हिंदू मुस्लिम तबलीगी रिपोर्टिंग कर रही है। यहाँ के जो सो कॉल्ड सवर्न लिबरल पत्रकार हैं वो अभी भी इस देश में हिंदू मुस्लिम पर तो बात करते हैं, लेकिन कास्ट को लेकर बात नहीं करते हैं। तो उस पर भी बात करूंगा और आपको बताऊंगा उन तमाम लोगों को जो इस देश में सबसे बड़ी जो आपदा झेल रहे हैं वो माइग्रेंट्स लेबर हैं, प्रवासी मजदूर हैं। उनके लिए सरकार ने क्या फ़ैसला किया है, कोविड-19 के लिए क्या दवाई आ गई है अमेरिका में, इसको लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। लेकिन पहले छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। सोचिए इस देश की विडंबना की किस तरह से संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और रिसोर्सेज की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। सिर्फ पीएम केयर्स में ही पैसे लेके ऑडिट नहीं होने की बात नहीं हो रही है। मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं वो राष्ट्र के नाम संबोधित करते हैं डीडी न्यूज़ पर। पता नहीं उनका क्या योगदान है, और अगर इतना ही योगदान है तो उनको मतलब नोबेल मिलना चाहिए था शांति के लिए, या मैग्सेसे मिल जाता, नहीं तो भारत का ही कोई अवार्ड दे देते साहब। कुछ तो पद्म भूषण कुछ दे देते, भारत रत्न दे दीजिए ताकि एक आइडेंटिटी हो जाए, और उनको टेलीविज़न न्यूज़ चैनल को पर बात करने के लिए दीजिए। और नहीं तो क्या आप हर संगठन को देने के लिए तैयार है? डी न्यूज़ का मतलब होता है भारत सरकार की संस्था जो हमारे आपके टैक्स से चलती है। चुनाव के दौरान जब डी न्यूज़ किसी पार्टी का प्रचार करता है तो हर पार्टी को बराबर समय मिलता है। तो आप समझिए कि इस देश को कौन चला रहा है और कैसे चला रहा है और किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। ट्रंप व्हाइट हाउस, ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी और इन सबको अनफॉलो कर दिया। ये सब कोई खबर नहीं। ये अखबार टेलीविज़न में जो लोग फंसे हुए हैं वो बेकार की बात है। इससे आपकी रोजी रोटी, मैं फिर कह रहा हूँ, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए सब खबर नहीं है, सब खाए अघाए लोगों के लिए तफरी है। इसी बीच 8,000 करोड़ में बोइंग कंपनी जो है वो दो, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ना 2 विमान होते हैं स्पेशल, वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री और के पास और राष्ट्रपति के पास 2 विमान होंगे। उस पर 8,000 करोड़ का खर्चा, वो प्रोजेक्ट चालू है। 20,000 करोड़ का जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है वो भी चालू है। सरकार ये खर्चा नहीं रोक रही है। भले आपकी तनख्वाह कट रही है, आपका टीएडीए कट रहा है, गरीबों को मजदूरी नहीं मिल रही है, लेकिन उधर से कोई कटौती नहीं है। तो अयोध्या में एक साधु की भी भूख से मौत हो गई है, उनको भी भगवान नहीं बचा पाए। यूपी में बीजेपी विधायकों ने कोरोना फंड में जो पैसा दिया था उसको वापस मांगने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें तो कमीशन वाला मामला फिर बैठता नहीं है। और तमाम जो बड़े पत्रकार हैं, अजीत अंजुम है, अभिसार शर्मा है और तमाम लोग हैं, आपको एक बीजेपी विधायक का वीडियो दिखा रहे होंगे कि देखिए कैसे वो मुसलमानों को भगाया। अरे भैया, ये विधायक क्या नई बात है? ये तो हर इस देश के हर नागरिक में जो जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी है, उस नागरिकों में सबके दिमाग में बात भर दिया गया है। आपको सिर्फ विधायक के तौर इस भरने में आपका योगदान है। ये जितने लोग हिंदू मुस्लिम की खबरें चलाते हैं, उनसे कहिए जाति के मुद्दे पर बात करें तो नहीं करेंगे। इस देश में मुसलमान तभी सुरक्षित होंगे जब एससी एसटी ओबीसी के लोगों को उनके अधिकार मिलेंगे, और वो जिस दिन अपने आप को लिंचिंग से अलग कर लेंगे, वो जिस दिन अपने आप को धार्मिक कट्टरता से अलग कर लेंगे, वो जिस दिन इस देश के संविधान के साथ हो जाएंगे। और ये कब होगा? जब एससी एसटी ओबीसी को ये समझा दिया जाएगा कि तुम्हारा जाति के आधार पे शोषण हो रहा है, और जिस जाति के आधार पे तुम्हारा शोषण हो रहा है वो जाति व्यवस्था एक धर्म विशेष से निकली है, जो उस धर्म को त्यागना पड़ेगा, जिसके लिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं की है। लेकिन ये करेंगे नहीं। जिनको अपनी मजहब से प्यार है, जिनको अपनी जाति, जो इस देश में कर्मकांड को बढ़ावा दे रहा है, जो मनुवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है, और वो हिंदू मुस्लिम की बात करता है, तो वो समझिए नीरा बेईमान है। ऐसा थोड़ी होता है कि मीठा मीठा गप और करवा करवा थू, आपका कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी। तो इस देश में जितने लोग हिंदू मुस्लिम पर बात करते हैं वो जातिवाद पर बात नहीं करते हैं। ये बड़ी विडंबना है और इसलिए आप इससे बचिए। तो ये आप समझिए। और ये जितने आपको पत्रकार दिख रहे हैं जो बीजेपी के विधायक,
भाई हर इस देश के हर जातिवादी, ब्राह्मणवादी और मनुवादी लोग के दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ बैठाया गया है, और हिंदू मुस्लिम की राजनीति सूट करता है बीजेपी को। आप जितना हिंदू मुस्लिम पर बहस करेंगे, SC ST OBC अपने अधिकार की लड़ाई छोड़कर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में शामिल रहता है। इसलिए जितना ज़्यादा आप कास्ट को लेकर बात करेंगे, जाति को लेकर बात करेंगे, इस देश की पूरी राजनीति को बर्बाद किया है हिंदू मुस्लिम ने। अगर जाति को लेकर डिस्कोर्स होगा, जाति को लेकर विमर्श होगा, तो यहाँ 90% लोगों के अधिकार सुरक्षित होंगे, क्योंकि यहाँ शोषण जाति के आधार पर हुआ है, मजहब के आधार पर नहीं। मजहब के आधार पर सिर्फ दंगे फैलाए जाते हैं, तो वो आपको समझना पड़ेगा। और अब कुछ जो बड़ी खबरें हैं जो मैं बता दूं। सबसे पहले बात करूंगा कोरोना वैक्सीन की, कि किस तरह से चीज़ें चल रही है। उसके बाद बात करूंगा जो देश भर में लोग फंसे हुए हैं उनका क्या होने वाला है, और उससे भी ज़्यादा कि क्या कोरोना वायरस का असर जो है वो ख़त्म होने वाला है, बचने वाले हैं हम आप, या ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ शानदार पोस्ट पहले मैं आपको पढ़ के सुना दूं कि अहमदाबाद में 2770, आगरा में 433, दिल्ली में 3314। वहीं कोरोना सबसे ज़्यादा है जहाँ जहाँ ट्रंप गए हैं, नमस्ते ट्रंप हुआ है। उसके बाद भी उन्होंने हमारे साहब को अनफॉलो कर दिया। इस महामारी के मुसीबत में न EMI माफ़, न बिजली बिल माफ़, न स्कूल फीस माफ़, न किराएदार का किराया माफ़, न मकान की बिजली पाली माफ़, न किसानों का कर्ज माफ़, न गरीब का कर्ज माफ़। तो फिर देश के 50% डिफ़ॉल्टरों का 68,000 करोड़ रुपए क्यों माफ़? न तो सैनिटाइजर फ्री, न मास्क फ्री, न इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के उत्पाद फ्री, न तो मर्ज का इलाज फ्री, न दवाई फ्री, न डॉक्टरों की फीस फ्री, न एक्सीडेंटल इलाज फ्री, न तो मोबाइल कंपनियों द्वारा रिचार्ज फ्री, न तो दैनिक जरूरतों का सामान फ्री। यदि फ्री है तो सिर्फ पूंजीपतियों का कर्ज फ्री। धन है मोदी सरकार। यदि इस कोरोना की आड़ में अमीरों को और अमीर और गरीबों को गरीब बनाने का कार्यक्रम जारी है, ऊपर से आरक्षण को भी खत्म करने की तैयारी है। तो आपातकाल में भाजपा राजनीति क्यों करना चाहती है? क्या MLC बनने से रोक लेने में उद्धव ठाकरे? सोचिए कि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में लोग दोबारा CM नहीं बने। मैं कल उद्धव ठाकरे का एक वीडियो देख रहा था, RJD का एक विधायक जो है वो उनसे फ़ोन करता है, और एक मुख्यमंत्री पेशेंसफुली बातचीत सुनते हैं और नंबर नोट डाउन करते हैं। इतना पेशेंस तो इस देश में एक सरपंच नहीं दिखाता, इतनी मानवीयता। शुक्रिया उद्धव ठाकरे और तमाम मिथक, आप एक बेहतरीन इंसान है, ये तो मैं मान गया हूँ। आप मुख्यमंत्री कैसे साबित होंगे ये तो इतिहास बताएगा, लेकिन एक बेहतरीन इंसान है, मैं इसका दावा कर सकता हूँ। और बहुजनों वाले सारे गुण हैं आप में। आखिर आप बहुजन जो ठहरे, तो चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे अशोक गहलोत हो, इन तमाम लोगों ने जहाँ जहाँ गैर BJP शासित राज्य है और जहाँ जहाँ बहुजन समाज के लोग हैं, उन्होंने शानदार काम किया है। खैर अपने बहुजन तो शिवराज चौहान भी हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि वो सिर्फ रखवाली कर रहे हैं। और ये सब समझने के लिए सीतापुर के सांसद का वो पूरा वीडियो देखिए कि BJP में बहुजनों के साथ क्या होता है। तो ये एक बड़ी खबर थी। दूसरी बड़ी खबर मैं आपको चाहता हूँ कि बता दूँ, जो बहुत बड़ी खबर है कि कोरोना को लेकर एक दवाई की बात हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि वो सुने आप। एक दवा का पता चला है जो COVID-19 वायरस को रोक सकती है। रेमडेसिविर वो ताकत है जो उस एंजाइम को रोक दे जिसे ये वायरस इस्तेमाल करता है। अध्ययन बताता है कि इससे रिकवरी टाइम 15 दिन से घटकर 11 दिन रह जाता है। कोरोना की दवा को लेकर क्लिनिकल ट्रायल की अब तक की कामयाबी। अमेरिका के जो डॉक्टर हैं उन्होंने इस पर उम्मीद जताई, और आज सारी बड़ी खबरें जो हैं वो इसी से जुड़ी हुई है कि किस तरह से इस दवाई के आने से, तो अमेरिका में एक दवाई का पता चला और उसका ट्रायल चल रहा है। अगर ये दवा काम कर जाती है, आज सबसे बड़ी खबर है पूरी दुनिया के अखबारों में, टेलीविज़न में, कि ये दवाई हो सकता है कि कोरोना से लड़ने में सहायक हो। लेकिन अभी भी एकदम ठोस नहीं कहा जा रहा है। और मैं एक और खबर उसके जुड़ी बता दूं। और अब बात की 3 मई को लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है। अहमदाबाद कोरोना, आगरा कोरोना, दिल्ली कोरोना, जहाँ जहाँ गया वह कोरोना फैला। तब तक मैं बोलूँगा ही ट्रंप ने कोरोना फैलाया। ये लगातार जो कुछ शानदार ट्वीट थे वो मैं आपको बता रहा था। और व्हाइट हाउस को अनफॉलो करना दुखद। वैसे अमेरिका ने 3 सप्ताह में क्या देख लिया जो औरों को 6 साल में नहीं दिखा, ये लिखा है। तो ये जो दवाई है ये आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से है। और अब 3 मई से
जो अप्रवासी मजदूर है वो अपने घर जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए इतने नियम कानून पेचीदा बना दिए गए हैं। ये सरकार कुछ भी अच्छे से नहीं करती है, होमवर्क नहीं होता है। इस सरकार जो है, आप जीएसटी याद है, रोज नियम बदले, नोटबंदी याद है, रोज नियम बदले, लॉकडाउन में भी ये रोज नियम बदलते हैं, समझ में नहीं आता है क्या कर रहे हैं ये। तो दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर समेत अन्य लोगों के लिए राहत की खबर। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नोडल अधिकारी नियुक्त करें और ऐसे व्यक्तियों को भेजने या वापस लाने की मानक प्रोटोकॉल तय करें। नोडल अधिकारी अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फंसे लोगों को पंजीकृत करें। ऐसी स्थिति में जब फंसे लोग का एक समूह एक राज्य से दूसरे राज्य जाना चाहता है तो इनकी अनुमति के लिए दोनों राज्य को एक दूसरे से संपर्क करना होगा और सड़क मार्ग से परिवहन के लिए सामूहिक अनुमति देनी होगी। यात्रा करने वाले व्यक्ति की स्क्रीनिंग होगी और उनमें जिनमें लक्षण दिखेंगे उन्हें यात्रा की अनुमति मिलेगी, जिनमें लक्षण नहीं दिखेंगे। लोगों के समूह के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए बसों का इस्तेमाल किया जाएगा। बसों को सैनिटाइज किया जाएगा तथा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। कोई भी राज्य नहीं इन बसों को अपनी सीमा में प्रवेश करने से रोकेगा और उन्हें गुजरने की अनुमति देगा। अपने गृह राज्य या स्थान पर पहुंचने के बाद स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी यात्रा करने वाले व्यक्ति की जांच करेंगे और होम क्वारंटाइन में रखेंगे। ऐसे लोगों को आरोग्य सेतु इस्तेमाल करना होगा ताकि उनके, तो ये बहुत पेचीदा मामला है, लेकिन हेमंत सोरेन हो, गहलोत हो, पिनरई विजय हो, इन लोगों ने ट्रेन चलाने की मांग की है। रेलवे इसके लिए एक तैयारी भी कर रहा है, लेकिन ये सब कुछ 3 मई के बाद ही क्लियर हो पाएगा और मुख्यमंत्री जिस स्टेट की जितना इनिशिएटिव लेंगे उसी के बाद तय होगा। लेकिन अभी भी गोलमोल रवैया है, अभी पता नहीं चल रहा है। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे दुखद बात है कि अब तक सरकारी जो इंतजाम है वो फिसड्डी साबित हो रहे हैं, वो सबसे खतरनाक है। तो जो लॉकडाउन 3 मई को लास्ट डेट है, उसके बाद सरकार क्या इनिशिएटिव लेती है। एक बात तो है कि भूखमरी, लाचारी, बेबसी, बेरोजगारी ये अभी और चलेगी, क्योंकि कोरोना का भी बूम आना भी बाकी है देश में। अभी 2 महीने का समय इस तरह से और रहेगा, क्योंकि लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में 3.1 मिलियन, 30 लाख के करीब लोग हो गए हैं, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा लोग की मौतें भी हुई हैं। भारत में भी आंकड़ा जो है वो 30 से ज़्यादा, और यहाँ तो टेस्ट कम हो रहा है, इसलिए ये स्थिति है। लेकिन सरकार इंतज़ाम करने में नाकाम रही है, अस्पतालों की बुरी हालत है, ये सब कुछ तय है। पीएम केयर्स फंड कहाँ जा रहा है? सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री जो खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता हो, नेशनल पीएम रिलीफ फंड था, उसमें उन्होंने पीएम केयर्स क्यों जोड़ दिया? तो ये सब सवाल खड़े होते हैं। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि धैर्य रखिए। विपरीत परिस्थितियों में आपका हौसला, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी ताकत ही आपको बचाएगी। फिलहाल इस देश में एक बात जो सबसे सुखद लगा कि तमाम जातिवाद और मजहबी बंटवारे के बाद भी सरकार ने जब हाथ पर हाथ धर के बैठ गए, सरकार ने जब आपके सहारे आपको छोड़ दिया, तब वो तमाम लोग जिन्होंने एक दूसरे को सहारा दिया है, वो तमाम लोग जिन्होंने एक दूसरे की मदद की है, वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों की मदद पहुंचाए हैं, वो काबिल तारीफ़ है, वो इतिहास में दर्ज होगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, इसी से भारत बनता है और इसीलिए लगता है कि यहाँ जो जड़ें हैं लोकतंत्र की वो बहुत मजबूत है, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो मदद हुई है वो सामाजिक संगठनों ने किया है, और ख़ासकर बहुजन संगठनों ने जितनी मदद की है वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और क्या शानदार मदद की है लोगों ने, और उसके लिए खासकर हेमंत सोरेन का जो दीदी किचन है, शुरुआत में ही अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को कहा वो बहुत शानदार था। और उसके बाद कल इरफान साहब का सुपुर्द खाक हुआ है। रमेश वाल्मीकि साहब की एक ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब की एक कविता उन्होंने पढ़ी थी। कितने सेंसिटिव इंसान थे। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। सुनिएगा, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, अपना क्या, गांव शहर देश। ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये वो कविता है जो उन्होंने पढ़ी थी। लेकिन इस देश के जो जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी पत्रकार हैं
वो कभी भी इस देश की जो असली बीमारी है जातिवाद, उस पर बात नहीं करेंगे। वो आपको हिंदू मुस्लिम में फंसाएंगे। इस देश में मुसलमान तभी सशक्त होंगे, इस देश से हिंदू मुस्लिम का झगड़ा तभी सशक्त होगा जब इस देश के SC ST OBC को उनके अधिकार मिलेंगे और उनको इस तरह के दंगों से दूर किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पत्थर फेंकने वाला हाथ कोई और है, फेंकवाता क्यों है। और जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद जो है वो धर्म पर नहीं टिका हुआ है, वो जाति पर टिका हुआ है। इसलिए जाति का विनाश होगा तभी इस देश में सांप्रदायिक दंगे खत्म होंगे। जिस दिन SC ST OBC ने जातिवाद को समझ लिया और पत्थर उठाना छोड़ दिया, ये जो चंद मुट्ठी भर जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, इनकी औकात तय हो जाएगी। शुक्रिया। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।